नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का फेक न्यूज से संबंधित, कैसे फेक न्यूज इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स में बढ़ते सुसाइड रेट से संबंधित। स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, जेई और नीट का जो एग्ज़ाम है इसे ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम सॉल्यूशन राइटर देते हैं, क्या है आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल ऑटिज्म से संबंधित डिस्कस करेंगे। देखो, एक यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से संबंधित, लेकिन ये जो इशू है ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, ये बड़ा इशू है, इतने छोटे से आर्टिकल से कवर नहीं होगा, तो आज के लिए मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। कल थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इसे हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से संबंधित, मतलब क्या है ट्रेड पॉलिसी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है प्री में और मेंस में, लेकिन इतना छोटा आर्टिकल पूरे ढंग से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं करता है, तो कल के लिए हम इसे छोड़ रहे हैं। कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले गैलीलियो की एक स्टोरी आपको बताता हूं, जो आप एथिक्स में या फिर ऐसे में यूज कर सकते हो। कितने करेजियस थे गैलीलियो। देखो, गैलीलियो के समय ना सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी एरिस्टोटल की थ्योरीज को। जो भी एरिस्टोटल की थ्योरी के खिलाफ बोलता उसे डिसरिस्पेक्ट माना जाता था, उसको सजा भी हो सकती थी। तो उस समय एक थ्योरी प्रचलित थी कि जो भारी चीज है वो ज्यादा तेजी से धरती की तरफ आएगी। मतलब आप ऊंचाई से कोई चीज गिरोगे ना, जितनी भारी चीज होगी उतनी ही ज्यादा अर्थ की ग्रेविटी होगी, वो ज्यादा जल्दी से नीचे आएगी। बट उस समय गैलीलियो ने इस थ्योरी को चैलेंज किया और कहा कि धरती की तरफ जब कोई चीज आएगी ना, तो कितनी भारी वो चीज है, इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि वो कितना जल्दी आएगी। समझ गए? मतलब एयर रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर एयर का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो वो चीज धीरे आएगी नीचे धरती पर, और अगर एयर का रेसिस्टेंस कम है तो वो चीज जल्दी आएगी। लेकिन यूं कहना कि अगर वो भारी चीज है तो ज्यादा जल्दी आएगी धरती पर, अगर वो कम भारी चीज है तो वो देर से आएगी, ये थ्योरी गलत है। लेकिन देखो, जैसे ही गैलीलियो ने ये थ्योरी दी, उनका बायकॉट कर दिया गया। मतलब बहुत समय तक तो गैलीलियो को हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, घर में नजरबंद करके। हालांकि सिर्फ एक थ्योरी की बात नहीं है, उन्होंने ये भी बोला था, गैलीलियो से पहले एक थ्योरी प्रचलित थी कि जो सन जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि ऐसा नहीं है दोस्तों, सन तो एक जगह पे कांस्टेंट है, बल्कि धरती जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने बोला कि मैं प्रूव करने के लिए तैयार हूं, इवन वो वेट वाली थ्योरी को भी मैं प्रूव करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया, चर्च भी उनसे नाराज हो गया, उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया। बट गैलीलियो ने ना अपने आप में विश्वास नहीं खोया, वो अपनी थ्योरी पर कायम रहे और कहा जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन मैं इसे प्रूव कर सकता हूं। तो उन्होंने बेहतरीन करेज को शो किया उस समय। देखो, करेज का मतलब ये होता है कि आप अपने फियर का सामना करते हो, फियर को आउट परफॉर्म करते हो। कैसे? अपने आप में विश्वास करके। आपका खुद में जो विश्वास होता है ना, बिलीफ होता है, फेथ होता है, वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर सेल्फ डाउट आता है तो इससे वीकनेस आती है। समझ गए? तो करेज का होना ये नहीं है कि आप में फियर का अभाव है, फियर है ही नहीं। इंसान है, फियर तो होगा ही। करेज का मतलब यह है कि आप फियर को आउट परफॉर्म कर देते हो, फियर के होते हुए भी बेस्ट परफॉर्म करते हो। ऐसा ही गैलीलियो ने उस समय किया। तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कंसेप्ट से आप क्या समझते हो, और कैसे बैलेंस स्टैब्लिश किया जा सकता है फेक न्यूज और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में, इसको आपको डिस्कस करना है। 2014 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, उसका इंप्रोवाइज्ड वर्जन है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फेक न्यूज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो, एक घटना का जिक्र किया जाता है। 2020 में कोविड-19 की महामारी आई थी ना, उस समय आपको याद होगा काफी सारी ना अफवाहें फैल रही थी, जैसे ये करोगे तो कोविड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मीट से संबंधित एक कैंपेन चल पड़ा था ट्विटर पे, नो मीट नो कोरोना वायरस कैंपेन। यूजर्स एक दूसरे से अपील कर रहे थे कि आप मीट खाना छोड़ दो, इससे कोविड नहीं होगा।
उस समय देखो इंफॉर्मेशन का वैक्यूम था, मतलब वैक्सीन थी नहीं, महामारी के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, तो कोई आयुर्वेदिक उपचार बता रहा था। तो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही थी जो कि फेक न्यूज़ होती थी कि इससे कोविड-19 की महामारी ठीक हो जाएगी। तो मतलब इंफॉर्मेशन का जो अभाव था वो स्पेस ले लिया गया मिस इंफॉर्मेशन के द्वारा। लेकिन देखो ये जो कैंपेन चला ना, नो मीट नो कोरोना वायरस, इस कैंपेन से पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। हमारे देश में मीडिया लिटरेसी कम है, इसकी वजह से लोगों ने बढ़ चढ़ के शेयर भी किया इस न्यूज़ को, और बहुत वाइड सर्कल्स में ये न्यूज़ वायरल हो गई कि मीट नहीं खाओगे तो कोविड नहीं होगा। यहां पर देखो एक रिपोर्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इस रिपोर्ट के अनुसार पोल्ट्री इंडस्ट्री को उस समय $3 बिलियन का नुकसान हुआ। हर एक फार्मर को उस समय 1 kg मीट पर 50 रुपए का नुकसान हुआ। और यह सब किस लिए? एक अफवाह की वजह से, फेक न्यूज की वजह से जो वायरल हो गई थी। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो फार्मर्स को जो उस समय लॉस हुआ ना, पोल्ट्री फार्मर्स को सोशल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का भी सामना करना पड़ा। मतलब फार्मर्स चिकन को नहीं बेच पा रहे थे लंबे समय से, महामारी के समय, तो बहुत सारी मुर्गियों को तो उन्हें मारना पड़ा। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एडवर्सिटी का, मतलब फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा किसानों को उस समय, जो कि सोशल चैलेंजेस में भी तब्दील हो गए। महामारी की वजह से वैसे ही इनकम अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई थी। देखो ये जो फेक न्यूज होती है ना, कई बार लगता है हार्मलेस है, मतलब बेकार की इंफॉर्मेशन है, बट डीप डाउन देखो उससे नुकसान कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं आपको नॉर्मल सा बताता हूं एग्जाम्पल। ऐसी फेक न्यूज फैल गई कि कहीं पर मंदिर तोड़ा गया है या फिर मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया है। जैसे रामनवमी के मौके पर हमारे देश में वायलेंस देखने को मिला, देश के अलग अलग इलाकों में। तो फेक न्यूज कितना ज्यादा कम्युनलिज्म को बढ़ा सकता है, शायद उतना हमें अंदाजा भी नहीं है। आतंकवादी इसका इस्तेमाल करते हैं देश को तोड़ने के लिए। यह नुकसान तो चलो देखो इनडायरेक्ट नुकसान है, देश में वायलेंस होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, तो फिर इन्वेस्टमेंट कम आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी, ये सब। लेकिन ये तो डायरेक्ट नुकसान है ना, फेक न्यूज की वजह से पोल्ट्री फार्मर्स को जो नुकसान हुआ। और ऐसा देखो कई बार इसलिए होता है, कोविड-19 की महामारी में ना सारे डरे हुए थे, क्या करें क्या करें, कैसे महामारी से निपटें, कैसे कोविड होने से बचाएं। तो ऐसी सिचुएशन में किसी ने भी कोई सॉल्यूशन दे दिया तो तुरंत वायरल होने लगता है। लोग देखते नहीं है, वेरीफाई नहीं करते कि वास्तव में ये इंफॉर्मेशन कितनी सही है कितनी गलत है। हमारे देश में देखो अभी आज के समय में 850 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, और जैसे जैसे इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ रही है ना, वैसे वैसे मिस इंफॉर्मेशन की जो चुनौती है वो भी बढ़ती जा रही है। और इसको काउंटर करने के लिए ना कोई अच्छा कानून नहीं है। अभी आईपीसी सेक्शन 505 और आईटी एक्ट के थ्रू फेक न्यूज पर लगाम लगाई जाती है। यूं कहें कोशिश की जाती है, लगाम तो लगती नहीं है। फेक न्यूज के केस सामने आते रहते हैं। लोकसभा की एक फैक्ट चेकिंग एजेंसी है, इन्होंने ना नवंबर 2019 से लेकर अभी तक 1160 अफवाहों को एक्सपोज किया है। बहुत सारी फैक्ट चेकिंग एजेंसीज हैं आज के समय में जो फेक न्यूज को एड्रेस करती हैं। जैसे एक और वेबसाइट है newschecker.in। इस एजेंसी ने 2021 में 9 भाषाओं में 2824 फेक न्यूज़ को एक्सपोज किया है। ये तो देखो बड़ी न्यूज है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी फेक न्यूज हैं जो एड्रेस ही नहीं हो पाती। मतलब फेक न्यूज की जो समस्या जितना हम सोच रहे हैं ना, उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ी है। आज के समय में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक डीप फेक टेक्नोलॉजी है ना, फेस बदल दिया जाता है, पता ही नहीं लगता। आप ये तस्वीर देखिए, ओरिजिनल तस्वीर ये थी, लेकिन टॉम क्रूज का चेहरा लगा दिया गया
और पता ही नहीं लग रहा कि टॉम क्रूज की तस्वीर ये नहीं है, ऐसा देखने में लग रहा है कि हाँ ये टॉम क्रूज ही है। डीप फेक टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है आज के समय में, सेम टू सेम वर्ड्स किसी और के होते हैं, आवाज किसी की होती है। ओबामा की एक स्पीच वायरल हो गई थी, लेकिन बाद में ओबामा ने कहा कि मैंने ऐसी कभी स्पीच दी ही नहीं, जबकि आवाज हूबहू ओबामा की थी। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ सेक्शंस के द्वारा फेक न्यूज को वायरल करने के लिए। इसमें उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए ये जो फेक न्यूज की चुनौती है और भी ज्यादा गहरी हो गई है। अब राइटर कुछ बताते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं ना, उनकी लिटरेसी पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी न्यूज आपके पास आ रही है इसका मतलब ये नहीं है वो सच है। आप पहले न्यूज को परखिए, उसके बाद आप शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। और देखो, डिजिटल इंडिया बिल जो अब आने वाला है, इसमें सरकार ने प्रोविजंस रखे हैं फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए। लेकिन देखो, हमें ना प्रॉब्लम्स की ग्रेविटी समझनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करो फेक न्यूज का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक आप फेक न्यूज को डिफाइन नहीं करोगे, आप ये नहीं पता लगा सकोगे कि वास्तव में फेक न्यूज को स्प्रेड किया गया है या फिर नहीं किया गया है। जब पहले ये आइडेंटिफाई करना आसान है कि न्यूज फेक है या नहीं है, तभी तो किसी पे कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि कोई बोल सकता है ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है, तो दोनों के बीच में ना बैलेंस स्टैब्लिश करना जरूरी है। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा फेक न्यूज पर लगाम। अब किसी से कई बार ना जेन्युइनली गलती हो जाती है। जैसे मैं बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। अमृतपाल को जब पंजाब पुलिस ने सबसे पहले पकड़ने की कोशिश की थी ना 18 मार्च को, आप देख लीजिए उस दिन ना सभी न्यूज चैनल पे ये दिखाया जाने लगा कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी न्यूज चैनल्स ने ये दिखाया। लेकिन देखो, शाम होते होते पता लगा कि नहीं, अमृतपाल फरार हैं, अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। कहने का मतलब, क्या ये फेक न्यूज है? तो ये ना एम्बिग्युइटी दूर होनी चाहिए। क्या बोनाफाइड मिस्टेक है, मतलब वैसे गलती हो गई, या फिर जानबूझ के फेक न्यूज स्प्रेड की गई है? दोनों में डिफरेंशिएट करना जरूरी है। अगर डिफरेंशिएट अच्छे से नहीं होगा ना, तो फेक न्यूज के नाम पे सरकार फिर हरास भी कर सकती है। मतलब जिस भी पार्टी की सरकार हो, आगे भी वो हरास कर सकती है अलग अलग लोगों को, अगर उनसे थोड़ी सी भी गलती हो गई। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फेक न्यूज के बीच में एक बैलेंस स्टैब्लिश होना जरूरी है। फेक न्यूज सरकार के पास एक वेपन नहीं बनना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कुछ जर्नलिस्ट को हरास करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने फेक न्यूज से संबंधित डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कंपटीशन के चलते स्टूडेंट्स में बढ़ते सुसाइड रेट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, राइटर ना एक एक्सट्रीम सॉल्यूशन देते हैं कि जो जेई नीट का एग्जाम होता है ना, आप इसे खत्म कर दो। हाल फिलहाल में ना आईआईटीज में स्टूडेंट्स के सुसाइड की काफी घटनाएं सामने आई हैं। यह भी पता लगा है कि ज्यादातर सुसाइड करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो दलित थे। तो कुछ एक्सपर्ट्स कास्ट बायसनेस का भी एंगल इसमें जोड़ रहे हैं। लेकिन देखो, राइटर ये कहते हैं आईआईटीज में जिनका एडमिशन होता है ना, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी अपनी जगह के तो टॉपर होते हैं। अलग अलग हमारे देश में शहर हैं, उन शहरों के ये टॉपर होते हैं, लेकिन एग्जाम क्लियर करके जब ये आईआईटी में जाते हैं तो इनका सामना दूसरे टॉपर से होता है। मतलब सभी टॉपर्स ही होते हैं आईआईटीज में, तो वहां पे कंपटीशन काफी हाई होता है। तो स्टूडेंट्स ना बहुत बार इतना ज्यादा हाई प्रेशर झेल नहीं पाते। और बात देखो, सिर्फ आईआईटीज में इंटरनल प्रेशर की नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर। आईआईटीज में एडमिशन लेने से पहले हर साल 8 लाख बच्चा +1 में एंटर करता है, या फिर यूं कहें जेई का टेस्ट देता है।
और सीट्स होती हैं सिर्फ 16,000। उसी प्रकार से नीट में भी कंपटीशन काफी ज्यादा है। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स लेकिन सीट्स कम। जैसा देखो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। तो देखो पॉइंट यहां पर ये है, एडमिशन लेने वाले बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन सीट्स कम हैं, तो एंट्रेंस टेस्ट का ऑप्शन आता ही आता है। किस बेस पे एडमिशन दिया जाए? एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे। और जैसे ही एंट्रेंस टेस्ट का कंसेप्ट इमर्ज होके आता है, कोचिंग सेंटर्स की बाढ़ आ जाती है। यही देखने को मिलता है कोटा में आज के समय में। कोटा में 2022 में 15 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। हर साल बहुत स्टूडेंट्स वहां पे सुसाइड करते हैं क्योंकि परिवार की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, लेकिन उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं हम परिवार की एक्सपेक्टेशंस को ना पूरा कर सके। परिवार को यह लगता है यह एकमात्र एग्जाम है जिसके सहारे हम गरीबी को छोड़ के अमीरी के रास्ते पर चल सकते हैं। मतलब हमारी सभी जो समस्याएं हैं इसी से दूर हो सकती हैं। हमारा बच्चा आईआईटी क्लियर करेगा, फिर एमबीए करेगा, कॉर्पोरेट में जाएगा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। और इसी सोच के चलते वो अपने बच्चों पर प्रेशर ज़्यादा डालते हैं, या फिर बच्चा प्रेशर कई बार खुद ब खुद ले लेता है। हर साल देखो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार 12,000 स्टूडेंट सुसाइड से मर जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, 12,000 की संख्या बड़ी नहीं है। देखो एक एक जान जो है वो अमूल्य है। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है ना, इस वार में 8,000 सिविलियंस की डेथ हुई है। तब जाके पूरा वर्ल्ड दहल चुका है, इस युद्ध की बात कर रहा है। लेकिन इंडिया में देखो 12,000 स्टूडेंट्स की हर साल सुसाइड से डेथ हो जाती है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। बहुत ज्यादा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला है कि आप इस एग्जाम को खत्म कर दो। जेईई नीट का जो एग्जाम होता है, आप इस एग्जाम को खत्म कर दो। काफी सारे सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो देखो ये बोली जाती है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, वो ना एग्जाम के अराउंड खेलते हैं। मतलब वो इस प्रकार से सिखाते हैं कि कई बार ऐसे बच्चों का भी एग्जाम क्लियर हो जाता है जिनमें एप्टीट्यूड नहीं होता, जो कि आईआईटीज में आने के लिए डिमांडिंग होता है। मतलब आईआईटीज में एडमिशन के लिए जिस प्रकार का एप्टीट्यूड चाहिए होता है ना, वो एप्टीट्यूड होता नहीं है उन बच्चों में जो एग्जाम को क्लियर करके आते हैं। क्योंकि कोचिंग सेंटर्स ना एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम के क्वेश्चंस, उसके अराउंड खेलना सीख गए हैं। तो इसलिए बहुत बार नेचुरल बच्चे नहीं आ पाते, सिर्फ ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो उस एग्जाम को क्लियर करने में सक्षम है, लेकिन उस लेवल का एप्टीट्यूड उनमें नहीं है। समझ गए? तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन दिया जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि वेटेज कम कर दी जाए, जेईई के एग्जाम की 50% वेटेज हो जाए +1 +2 के मार्क्स की, और 50% वेटेज जेईई के मार्क्स की। लेकिन इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी सजेस्ट किया कि इस एग्जाम को खत्म करके आप आईआईटीज को टोटली पोस्ट ग्रेजुएट बना दो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए बना दो। लेकिन इस सॉल्यूशन को तो रिजेक्ट कर दिया गया आईआईटी काउंसिल के द्वारा। मतलब देखो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए, आईआईटीज जो इतने एक्सीलेंट स्टूडेंट्स देती हैं वो भी होता रहे, लेकिन एग्जाम इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल ना रहे। वैसे देखो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पे अपॉर्चुनिटीज कम हैं, और जहां पे कम अपॉर्चुनिटीज होती है ना, मारामारी होती ही है। किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, कंपटीशन हमारे देश में काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, सीट्स कम हैं। जॉब्स के मामले में भी यही बात है। इसलिए तो ऐसी खबरें आती हैं कि पीएन का फॉर्म भरा पीएचडीज ने, अक्सर अखबार की सुर्खियां बनती हैं ऐसी खबरें। बट लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, हमारे देश में स्टूडेंट्स ना ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं इस प्रकार के एग्जाम के चलते। पूरा बचपन उनका खराब हो रहा है। बार बार उन्हें सिखाया जाता है कि बेटा आपको यही काम करना है, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, सिर्फ ये एग्जाम क्लियर करना है। शुरू से ही ये सिखाया जाता है। कोटा फैक्ट्री जो एक वेब सीरीज आई थी,
उसमें भी बताया गया था कितना प्रेशर झेलते हैं बच्चे। तो पॉइंट यही निकल के आता है कि हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को ना ज़्यादा ह्यूमन बनाने की आवश्यकता है। ज़ॉम्बी नहीं चाहिए जो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करें लेकिन उनकी सोशल लाइफ कुछ ना हो, या फिर सिर्फ पैसा प्रायोरिटी रहे। पेरेंट्स को, इंस्टीट्यूट्स को, कंपनीज को फोकस फाइनेंशियल रिटर्न पे नहीं करना चाहिए, सोसाइटल रिटर्न्स पे करना चाहिए कि आप सोसाइटी को क्या दे सकते हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अगला जो आर्टिकल है वो ऑटिज्म से संबंधित है। ऑटिज्म से संबंधित आर्टिकल, और आप इसे जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो पुराना एक ऑटिज्म का जो आर्टिकल है जिसमें बेसिक्स हैं वो आप रिवाइज कर लीजिए, फिर आज के इश्यू में जो 2-3 मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो आर्टिकल की शुरुआत में एक स्टोरी का जिक्र किया जाता है। स्मिरन नाम के बच्चे की स्टोरी है। 2 साल की उम्र हो चुकी है स्मिरन की, लेकिन बावजूद इसके स्मिरन ने बोलना नहीं स्टार्ट किया है। 2 साल की उम्र में स्मिरन काफ़ी बेचैन रहता है और बहुत बार स्मिरन को उसके नाम से पुकारना पड़ता है, जब जाके वो रिस्पोंड करता है। कई देर तक लगातार स्मिरन घूमते हुए फैन को यानी पंखे को देखता रहता है, और अगर कोई उस फैन को स्विच ऑफ कर दे तो वो रोने लगता है। स्मिरन की मदर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है स्मिरन की इस कंडीशन की वजह से, लेकिन स्मिरन के जो फादर हैं वो मदर के कंसर्न्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मदर डिसाइड करती है कि बच्चे को एसेस किया जाए, मतलब डॉक्टर के पास ले जाया जाए। तो डॉक्टर चेकिंग करके बोलते हैं स्मिरन जो है वो ऑटिज्म नाम के डिजीज से सफ़र कर रहा है। इमीडिएटली डॉक्टर्स ने स्मिरन को स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना स्टार्ट किया। ऑक्यूपेशनल थेरेपी देखो उन लोगों को दी जाती है जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो देखो अर्ली इंटरवेंशन हो गया, मतलब शुरुआत में ही इलाज स्टार्ट हो गया। आज सिचुएशन ये है स्मिरन की एज जो है वो 7 साल हो चुकी है, और ऑटिज्म जिस डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं बहुत कम फीचर्स बचे हैं स्मिरन में ऑटिज्म के। थोड़े बहुत चैलेंजेस अभी भी आते हैं, लेकिन अभी मेन स्ट्रीम स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहा है स्मिरन। लेकिन ये क्यों पॉसिबल हो पाया? पॉसिबल देखो इसलिए हो पाया क्योंकि स्मिरन की मदर ने इस बात की आवश्यकता समझी कि जल्दी से डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि 2 साल की एज होने के बावजूद स्मिरन बोल क्यों नहीं रहा है और घंटों घंटे मतलब फैन को क्यों देखता रहता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो जब बच्चे का जन्म होता है ना, किसी प्रकार की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो वो दिख जाती है, पता लग जाता है सीधा सीधा। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पता नहीं लगता क्योंकि बच्चा वैसे ही छोटा होता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है ना, तो भी समझ में नहीं आता, लेट समझ में आता है। इवन अगर मदर या फिर फैमिली का और कोई सदस्य इसे पॉइंट आउट भी करता है कि बच्चे की ग्रोथ स्लो है या फिर बच्चे की डेवलपमेंट स्लो है, तो अक्सर ऐसे आर्गुमेंट्स देखने को मिलते हैं कि हमारी फैमिली में सभी ने लेट से बोलना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे वो भी रफ्तार पकड़ लेगी और बोलना स्टार्ट कर देगी। ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे के ना कोई सिबलिंग नहीं है, भाई बहन नहीं है, और अपार्टमेंट में कोई और बच्चा भी नहीं है जिसके साथ वो खेल सके, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। इवन कई बार ऐसा भी जवाब दे दिया जाता है इग्नोर करने के लिए कि बच्चा जो है वो गैजेट से प्यार करता है और ज़्यादा अच्छे से खाता है जब उसके पास फ़ोन होता है, उसको प्ले स्कूल में डाल दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। या फिर लोग क्या सोचेंगे, मतलब ना स्टिग्मा इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी ना अटैच कर देती है। पेरेंट्स डरते हैं कि अगर डॉक्टर ने बता दिया कि हाँ ये डिजीज़ है तो लोग क्या कहेंगे, इस डर के चलते वो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो चीज़ कितनी बड़ी हो जाती है उन्हें बाद में महसूस होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन जब हो जाता है ना, यानी शुरुआत की एज में ही 0 से 3 साल की एज के बीच में जब इलाज स्टार्ट हो जाता है ना, तो ब्रेन को मॉड्यूलेट करना आसान होता है, ब्रेन को मोल्ड करना आसान होता है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ब्रेन को मोल्ड करने में ना ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ये दिक्कत है। तो अब इसके बाद राइटर ना बहुत सारे सिग्नल्स देते हैं, मतलब बताते हैं ये सब अगर साइंस देखने को मिले ना बच्चे में शुरुआती एज में ही, तो इसका मतलब डॉक्टर से चेकअप करवाने की आवश्यकता है। साइंस जैसे कि अगर देखो बच्चा
पेरेंट्स की तरफ स्माइल नहीं पास करता है। इवन पेरेंट्स जब स्माइल दें तो बच्चा स्माइल रिटर्न नहीं करता है। आई कॉन्टैक्ट अगर बच्चा अवॉइड करता है, जेस्चर्स का यूज नहीं करता है, ना ही दूसरों के एक्शंस को इमिटेट करता है। आमतौर पर बच्चों की ये टेंडेंसी होती है कि बच्चे दूसरों के एक्शंस की कॉपी करते हैं, लेकिन अगर बच्चा दूसरों के एक्शंस की कॉपी नहीं करता है, वो अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं देखता है। इवन पेरेंट्स जब बच्चे को उसके नाम से पुकारते हैं, बाकी बच्चों के साथ खेलने में अगर बच्चा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, खिलौने से खेलने के बजाय वो खिलौनों को लाइन में लगा देता है, अपना इंटरेस्ट नहीं शेयर करता है किसी भी पेरेंट के साथ कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना है। आमतौर पे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं ना कि मुझे खेलना है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन वो बच्चे जो ऑटिज्म का शिकार होते हैं ना, वो इंटरेस्ट नहीं शो करते अपने किसी भी पेरेंट को, यानी ना मदर को ना फादर को। वो ऑब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा अटैच फील करते हैं बजाय के लोगों के। मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे फैन है यानी पंखा है, उसको देखने में उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। वो घंटों तक मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते रहते हैं। इसके अलावा कुछ और साइंस जैसे चिपचिपे पदार्थ उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन पानी के साथ खेलना उन्हें अच्छा लगता है, खास करके पानी को अपने ऊपर ही गिराना। कुछ तरह के फूड वो नहीं खाना चाहते, राइस को नहीं टच करना चाहते अपनी फिंगर्स के साथ, और खाना ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो लेते हैं। जब उनका रूटीन बिगड़ जाए तो वो चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। टीवी में अगर कुछ डायलॉग या फिर कुछ लाइंस सुनते हैं तो बार बार उन्हें ही रिपीट करते हैं। सोने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये कुछ साइंस राइटर बताते हैं, अगर पेरेंट्स बच्चे में इन साइंस को देखें ना शुरुआत में ही, तो जल्दी से वो डॉक्टर से संपर्क करें। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो देखो पीडियाट्रिशियंस होने चाहिए। पीडियाट्रिशियंस मतलब बच्चों के डॉक्टर, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। देखो जो अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं ना, तो वो तो इवन 18 महीनों की एज में भी रेड फ्लैग पकड़ लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। तो उस समय जब एक बार आइडेंटिफाई हो जाए कि बच्चा ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है, तो बच्चे को असेस किया जाना चाहिए एक टीम के द्वारा। उस टीम में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वाले हों, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट भी हों। तो इस टीम के द्वारा मतलब सदस्यों के द्वारा मिल के एक प्लान तैयार किया जाए कि बच्चे को कैसे ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए। मतलब टीम के अंदर बच्चे की ट्रीटमेंट को लेकर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। इसके बाद बच्चे को एक कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी दी जाए, यानी अलग अलग तरह की थेरेपी दी जाए डेली, ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे के बीच में। स्पेशल एजुकेशन दी जाए। पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की आवश्यकता है कि घर पर आप बच्चे से कैसे डील करोगे। इवन आवश्यकता पड़े तो आप जो एक्सटेंडेड फैमिली हैं, यानी जैसे जो रिश्तेदार में लोग होते हैं, उनको भी आप एजुकेट कीजिए कि किस प्रकार का इन्वायरमेंट हमें बच्चे को प्रोवाइड करना है। तो बात देखो यही दोहराई जाती है अंत में, अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाता है ना 0 से 3 साल की एज के बीच में, तो रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिलती है और बच्चे का इलाज हो जाता है। बट अगर लेट हो जाते हैं ना पेरेंट्स बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने में, तब फिर काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं ऑटिज्म को ठीक करने में। जाहिर तौर पर कोई भी मदर या फिर फादर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो इसलिए जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जानी चाहिए ऑटिज्म के बारे में। तो इस प्रकार से आपने पुराना आर्टिकल रिवाइज कर लिया। अब आज के आर्टिकल में मेन देखो इस पॉइंट पे फोकस किया गया है कि ऑटिज्म से संबंधित ना हमारे देश में प्रॉपर डेटा नहीं है और प्रॉपर टूल्स भी नहीं है कि शुरुआत में ऑटिज्म को किस प्रकार से पता लगाया जाए। स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है। मतलब यूके और यूएस में अलग तरीकों पे फोकस किया जाता है ऑटिज्म का पता लगाने के लिए शुरुआत में ही, हमारे देश में अलग तरीकों पे फोकस किया जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन आना चाहिए। असेसमेंट टूल्स जो चाहिए होते हैं ऑटिज्म का पता लगाने के लिए, वो हमारे देश में उपलब्ध नहीं होते, उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और डेटा जब होगा ना, तब ऑटिज्म की समस्या को की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। जैसे राइटर कहते हैं, शुरुआत में ना हमने हॉस्पिटल से पूछना स्टार्ट किया कि कितने ऑटिज्म के केस आए हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि केसेस तो आते हैं बट हम डेटा मेंटेन नहीं रखते। फिर हमने स्कूलों में फ़ोन करना स्टार्ट किया कि आपके स्कूल में ऑटिज्म के कितने केस सामने आए हैं। वहाँ से हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिला, लेकिन जाहिर तौर पर वो डेटा भी बिल्कुल एक्यूरेट तो आप नहीं कह सकते। तो इन 2-3 चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। असेसमेंट की दिक्कत है हमारे देश में, प्रॉपर कई बार असेसमेंट नहीं हो पाता कि
बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, कितने बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं, और काफ़ी देर हो चुकी होती है। शुरुआत में ही पता लग जाए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, तो ज़्यादा सही है, इलाज ज़्यादा आसानी से हो सकता है। लेट हो जाए ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये 2-3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने वो पिछले आर्टिकल में डिस्कस कर लिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।